फीचर लेखन इसका अध्ययन किया था, जिसकी लेखिका है देखिए डॉक्टर बीना शर्मा। जिसे हमने लेखक परिचय, प्रमुख कृतियां, कहानी जिसे कहा जाता है, पाठ परिचय और फीचर लेखन किसे कहा जाता है, या फिर फीचर लेखन के बिंदु, आरंभ, मध्य, चरम, भाषा शैली, निष्कर्ष, समापन, ये देखा था। दूसरे पीडी टंडन के अनुसार फीचर लेखन किसे कहा जाता है, या फिर जेम्स डेविस के अनुसार फीचर लेखन की व्याख्या क्या होती है, वह भी पढ़ा है हमने। उसके आगे हमने फीचर लेखन के 3 अंग देखे थे। 3 अंग, जिसमें से विषय का चयन पहला, सामग्री का संकलन दूसरा, और तीसरा अंग है देखिए फीचर योजना। तो यहाँ तक हमने पिछले 2 तासिका में देखा था। आज उसके आगे हम पढ़ेंगे। देखिए, हमने देखा स्नेहा, जिसे फीचर लेखन में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया हुआ है। अब उस अवसर पे एक पार्टी रखी हुई है, जिसमें कई अतिथि आए हुए हैं। तो स्नेहा क्या है, थोड़ी थोड़ी देर को अपने पीछे पार्क में जाती है। अभी जो देखने वाले हैं बाकी का पार्क का ही है, जो एक कॉलेज में पत्रकारिता का कोर्स करने वाले बच्चे को संबोधित करने के लिए गई हुई है। वहां पर बच्चे जो है विद्यार्थी स्नेहा से प्रश्न पूछने लगे फीचर लेखन के संदर्भ में। ये विद्यार्थी पूछता है, देखिए, फीचर लेखन के कितने सोपान अथवा चरण होते हैं जिनके आधार पर फीचर लिखा जाता है, विद्यार्थी ने प्रश्न किया। स्नेहा कहती है, अरे वाह, कितनी रुचि रखते हैं आप लोग फीचर में। चलिए, मुझे लगता है आपका यह प्रश्न भी विषय की दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। स्नेहा ने फीचर लेखन के चरणों पर बोलना शुरू किया। स्नेहा को अच्छा लगता है। देखिए, छात्र बार बार इन्हें प्रश्न पूछते हैं, विभिन्न प्रश्न जिसे कहेंगे। एक विद्यार्थी पूछता है कि फीचर लेखन के कितने सोपान अथवा चरण होते हैं जिनके आधार पर फीचर लिखा जाता है। स्नेहा को अच्छा लगता है। वो कहती, अरे वाह, कितनी रुचि रखते हैं आप फीचर लेखन में। चलिए, मुझे लगता है आपका एक प्रश्न भी विषय की दृष्टि से महत्व रखता है। और स्नेहा ने फीचर लेखन के चरणों पर बोलना शुरू किया। क्या कहती है, देखिए, निम्न 4 सोपानों अथवा चरणों के आधार पर फीचर लिखा जाता है। ये आपने याद रखना है। अगर आप फीचर लेखन करना चाहते हैं तो आपको ये 4 चरण याद रखना जरूरी है। पहला है देखिए प्रस्तावना। प्रस्तावना में फीचर के विषय का संक्षिप्त परिचय होना चाहिए। जैसे आप पीछे 10वीं कक्षा में निबंध लिखा था, तो निबंध की शुरुआत में उसकी प्रस्तावना करना आवश्यक होता है। उसी तरह फीचर लेखन में भी देखिए प्रस्तावना चाहिए, जिसमें विषय का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है। यह परिचय कैसा होना चाहिए? आकर्षक और विषयानुकूल होना चाहिए। आकर्षक दिखना चाहिए और विषय को लेकर इन्हें विषय के अनुकूल लिखना आवश्यक है। इससे पाठकों के मन में फीचर पढ़ने का, देखिए, पढ़ने की जिज्ञासा जागृत होती है। अगर प्रस्तावनाएं अच्छे ढंग से हमने लिखी हुई है, विषय को लेकर आकर्षक लिखी हुई है, तो जो पढ़ने वाला पाठक है, या आजकल इन्हें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस पर जो इन्हें फीचर दिया जाता है, तो हम इन्हें उत्सुकता से देखने लगते हैं और जिज्ञासा रहती है कि आगे क्या है, क्या जानकारी मिलने वाली है, और पाठक अंत तक फीचर से जुड़ा रहता है। इसलिए इन्हें फीचर लेखन में प्रस्तावना अच्छी होना आवश्यक है, आकर्षक होना आवश्यक है। ये याद रखिए आपको।
आपको फीचर लेखन परीक्षा में है। दूसरा है देखिए उसका सोपान या टप्पा कहा जाता है, जैसे मराठी में पायरी कहा जाता है। देखिए दूसरा मुद्दा विवरण अथवा मुख्य कलेवर, इसे लेकर ये देखना है। वो कैसा होना चाहिए? फीचर में विवरण का महत्वपूर्ण स्थान है। कौन आया हुआ है अभी? बराबर 12 बजे ज्वाइन होना है आपने। अब इसके बाद जो भी आएगा मैं उसे ज्वाइन करने वाली नहीं हूँ। ठीक है, आगे देखिए फीचर में विवरण का महत्वपूर्ण स्थान है। फीचर में लेखक स्वयं के अनुभव देखिए, लोगों से प्राप्त जानकारी और विषय की क्रमबद्धता, रोचकता के साथ साथ संतुलित तथा आकर्षक शब्दों में पिरोकर उसे पाठकों के सम्मुख रखता है, जिससे फीचर पढ़ने वाले का को ज्ञान और अनुभव से संपन्न कर दे। ऐसा फीचर का विवरण और मुख्य कलेवर होना चाहिए। मध्य जिसे कहा जाता है, देखिए विश्लेषण जिसे कहा जाता है। तीसरा है देखिए सोपान का उपसंहार। यह अनुच्छेद संपूर्ण फीचर का सार अथवा निचोड़ होता है। विषय को लेकर इसमें फीचर लेखक फीचर का निष्कर्ष भी प्रस्तुत कर सकता है, अपना मत, अथवा कुछ अनुत्तरित प्रश्न पाठकों के ऊपर भी छोड़ सकता है कि आपके मन में प्रश्न निर्माण होता है, क्या इससे क्या होता था, कौन सा क्या होने वाला है, क्यों घटना घटी, क्या घटी, ये पूछना चाहते हैं आप। उपसंहार ऐसा होना चाहिए जिससे विषय से संबंधित पाठक को ज्ञान भी मिल जाए और उसकी जिज्ञासा भी बनी रहे। ये अच्छी तरह याद रखना है आपने। और आखिरी है देखिए शीर्षक। विषय का औचित्यपूर्ण शीर्षक फीचर की आत्मा है। हेडिंग ऊपर की देखिए, हेडिंग होना, शीर्षक होना आवश्यक है। अच्छा, शीर्षक का संक्षिप्त, रोचक और जिज्ञासा वर्धक होना चाहिए। जो शीर्षक आप देंगे किसे? फीचर को। नवीनता, आकर्षकता और ज्ञान वृद्धि उत्तम शीर्षक के गुण है। उत्तम शीर्षक के गुण क्या है? देखिए नवीनता होना चाहिए, बार 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 वही रिपीट शीर्षक नहीं होना चाहिए, नया नया कुछ देखने मिलना, सुनने मिलना है। आकर्षकता, लोगों को आकर्षित करना है। शीर्षक देखते ही पढ़ने के लिए लोग आकर्षित होना। और ज्ञान वृद्धि, शीर्षक से ज्ञान वृद्धि सामने पूरा ज्ञान खड़े होना चाहिए। तो पाठक तभी का तभी हो जो फीचर लेखन आपने किया हुआ है वो पढ़ता है, उसे पसंद आता है और वो बार बार आपके फीचर लेखन पढ़ना चाहता है। ये हो गए 4 टप्पे फीचर लेखन के। जिस तरह मैंने निबंध पढ़ते समय 4 मुद्दे देखे थे, उसके 5 थे इसमें 4 दिए हुए, जिसे सोपान कहा जाता है या फिर जिसे कहेंगे चरण जिसे कहा जाता है। देखिए ये 4 चरण याद रखना है आपने। आपने फीचर पर मेरा व्याख्यान ध्यान पूर्वक सुना। ये 4 सोपान बताती है इसमें और कहती है कि आपने इन्हें फीचर पर मेरा व्याख्यान ध्यान पूर्वक सुना। मुझे लगता है आपकी शंकाओं का समाधान हो गया होगा। हो गया क्या आपका शंका का समाधान? बोलिए। फीचर लेखन की, हाँ बोलिए। फीचर लेखन की जानकारी जो पिछले 2 ऑनलाइन तासिका से देखने लगे हैं, आज भी हम देखने लगे हैं, तो आप पहले शंका का समाधान हो गया होगा। बराबर है। दूसरा शेख इतना लेट आते हैं क्या? मैं ज्वाइन करने वाली नहीं हूँ तुमको। अभी वो ज्वाइन ही नहीं हुई तो सुनाई कहाँ से देगा? ठीक है, आगे देखिए। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। आप कह रहे शंकाओं का समाधान हो गया है क्या? बोलिए। फीचर लेखन की बात, हाँ बोलिए। उपसंहार, लेखक यानी फीचर का निष्कर्ष। जो फीचर लिखना चाहता है तो आखिरी में अपना मत जो लिखता है वो वहां पर लिखना आवश्यक है। निष्कर्ष लिख सकता है अथवा कुछ अनुत्तरित प्रश्न
ऐसा हुआ तो क्या होगा, पूछना चाहते हैं। उपसंहार ऐसा होना चाहिए जिससे विषय से संबंधित पाठक को ज्ञान भी मिल जाए, स्पष्टीकरण अच्छा देना है, जानकारी अच्छी लिखना है उसमें। उपसंहार और विवरण अथवा मुख्य कलेवर दोनों मिक्स है। देखिए वहाँ पर विवरण पूरा, वर्णन पूरा, वहाँ पर जानकारी पूरी देना आवश्यक है। समझ में आने लगा? पूरा है ने बायोग्राफी कहेंगे किसी व्यक्ति के बारे में अगर आप जानकारी देने लगे होंगे उसमें पूरा है ने आकर्षक है ने लिखना आवश्यक है। और कौन आया है? बार बार उठना होना है। गायकवाड़, इनका लेख क्यों आने लगे है ये? पीरियड है क्या आपका? पहले दिन तो है नहीं है मेरे समझ में पीरियड आपका। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पर स्नेहा बच्चों से पूछती है, विद्यार्थियों से, क्या मैंने, मुझे लगता है कि आपकी आशंका का समाधान हो गया होगा, इसलिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। कहकर स्नेहा कुर्सी में बैठ गई और विद्यार्थियों की तालियों से गूंज उठा। मैडम कहाँ खो गई है? एक पत्रकार ने स्नेहा की ओर गुलदस्ता बढ़ाते हुए कहा। तो हमने शुरू में देखा पार्टी चल रही है, कई पत्रकार वहाँ पर आए हुए हैं, जाने माने संपादक आए हुए हैं, स्नेहा को बधाई देने लगी है। उसमें स्नेहा पिछले अपने व्याख्यान में पिछली बातों में खो गई है। तभी एक पत्रकार आकर कहता है कि मैडम कहाँ खो गई है आप? जी, स्नेहा चौंक उठी, देखा तो सामने एक जाना माना पत्रकार था, उसका भी फीचर लेखक क्षेत्र में एक नाम था। अरे आप भी तो एक विख्यात फीचर लेखक है, स्नेहा ने गुलदस्ता स्वीकारते हुए कहा। अब देखिए ये कौन है? मेरे विख्यात फीचर लेखक होने में आपका बहुत बड़ा योगदान है, पत्रकार कहता है। क्या? मेरे विख्यात यानी प्रसिद्ध फीचर लेखक होने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। पत्रकार कहता है मेरा योगदान? वो कैसे? स्नेहा पूछती है। तो देखिए पत्रकार क्या कहता है, मैडम आपने 10 वर्ष पूर्व फीचर लेखन पर जो व्याख्यान दिया था उसमें 2 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने वाला विद्यार्थी मैं ही था, जो शुरू में पूछा हुआ था। देखिए एक विद्यार्थी, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप जो भी मन में शंका है आप बेधड़क प्रश्न पूछना आवश्यक है। यहाँ कहते हैं उस पत्रकार की आंखों में कृतज्ञता का भाव था, एहसान बनता। देखिए कृतज्ञता कि आपकी वजह से आज मैं फीचर लेखन करने लगा हूँ। उस समय मैंने जो 2 प्रश्न पूछे थे और आपने बहुत अच्छी तरह ढंग से उन प्रश्नों के उत्तर दिए थे। स्नेहा अवाक सी खड़ी थी और हार में तालियों की गूंज बढ़ती जा रही थी। देखिए कल्पना कीजिए वो प्रसंग कैसा होगा, एक मैडम के सामने उसका विद्यार्थी यानी मैडम की बराबरी का होकर आता है। इस तरह यहाँ पर लेखिका डॉक्टर वीणा शर्मा जी ने फीचर लेखन किसे कहा जाता है, फीचर लेखन किस तरह लिखा जाता है, एक कहानी के रूप में आपके सामने रखा हुआ है कि आप भी आगे चलकर हिंदी में अपना करियर बना सके, हिंदी भाषा को लेकर अपना रोजगार चुने। पत्रकारिता के क्षेत्र में देखिए आपको प्रसिद्धि है, नाम कमाते हैं, पैसा है, इज्जत है, शोहरत है, सब कुछ है। पत्रकारिता के क्षेत्र में कहो या मीडिया के क्षेत्र में कहो, और 100% देना होता है, क्रिएटिव रहना होता है, हर पल जैसे कि हमारा दिमाग जागृत रहता है, क्रियाशील रहता है इस क्षेत्र में, और कुछ करने के लिए मिलता है। अपनी क्वालिटी, अपनी प्रतिभा बाहर लोगों को दिखाने का मौका मिलता है हमको। इसलिए आप में से जो भी इच्छुक है विद्यार्थी, उसने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाने की कोशिश करना चाहिए। पहले अपने अंदर झांको, आप चाहते क्या है, आपकी क्वालिटी क्या है, आपकी इच्छा क्या है, आपकी कार्य क्षमता क्या है, आपका स्वभाव कैसा है, आपकी रुचि किसमें है, वो सब देखो और तब जाकर अपना
करियर चुनने का प्रयत्न करो, भले ही वो फीचर लेखन का क्यों न हो। आगे देखिए, अच्छे फीचर लेखन की विशेषताएं भी यहाँ पर दी हुई है। देखिए, मनोरंजकता होना चाहिए, ज्ञानवर्धकता होना चाहिए, मानवीय रुचि पर आधारित होना चाहिए, कल्पनाशीलता चाहिए, भावात्मकता चाहिए, तर्कसंगतता, गतिशीलता, रोचकता और चित्रात्मकता। भाषा शैली, भाषा में चित्रात्मकता कहेंगे होना आवश्यक होता है। मतलब भाषा ऐसी इस्तेमाल करना है कि किसी पंछी का नाम दिए, यानी सामने वो पंछी या किसी घटना है आपका आपने उल्लेख किया तो घटना सामने चित्र के रूप में इन्हें खड़ी होना चाहिए, है ऐसा वर्णन वहाँ पर होना चाहिए। ये अच्छे फीचर लेखन की विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को लेकर आप इन्हें फीचर लेकर परीक्षा में भी कर सकते हैं और आगे चलकर भविष्य में अगर आपने ये करियर चुना है फीचर लेखन का या पत्रकारिता का, तो उसमें ये विशेषताएं होनी आवश्यक है। तो यहाँ पर आपको उदाहरण के लिए नमूने के तौर पे एक फीचर लेखन दिया हुआ है कि फीचर लेखन किस तरह होता है। उसका शीर्षक है, देखिए, फ्लेयर के अवार्ड ने बना दिया चैंपियन। देखिए, शीर्षक यहाँ पर हमने देखा था, विषय का औचित्यपूर्ण शीर्षक फीचर की आत्मा है। शीर्षक संक्षिप्त, रोचक और जिज्ञासावर्धक होना चाहिए। अब ये शीर्षक देखिए कैसा है, प्लेयर के अवार्ड ने बना दिया चैंपियन। तो हमारे मन में प्रश्न आता है, प्लेयर का अवार्ड भी मिला हुआ है खिलाड़ी का और उसने उसको चैंपियन बना दिया, कौन है ये? इसे अवार्ड मिला खिलाड़ी का और वो एक चैंपियन बन गया और हम पढ़ना चाहते हैं। देखिए, शीर्षक इसे कहा जाता है। तो देखिए, नागपुर है ना, आपने महाराष्ट्र कराई है कि महिमा पांडे ने हाल ही में टेनिस में सोनाली बत्रासभा को 3-0 से हराकर जूनियर चैंपियनशिप पर कब्जा बना लिया है। टेनिस खिलाड़ी जिसे कहेंगे, देखिए, होने महिमा पांडे, उसके ऊपर ये फीचर लेखन लिखा हुआ है। मैंने आपको कहा हुआ है खिलाड़ी पर भी लिख सकते हैं, कलाकार के ऊपर भी लिख सकते हैं आप। इसके साथ ही वो जूनियर चैंपियनशिप जीतने वाली पहली टेनिस महिला खिलाड़ी बन गई जूनियर में, 18 वर्ष के अंदर के। उनका कहना था कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है, ये याद रखिए, असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। जब जरा सा असफल हो गए, ये निराश होते हैं, असफल होते हैं और सब कुछ छोड़कर एक कमरे में बैठ जाते हैं और कुछ करते हैं दूसरा जो गलत है। देखिए, असफल होने के बाद भी सफलता पाने की हम कोशिश करते हैं अच्छे ढंग से। अतः उदास न होकर जी जान से कोशिश करने से सफलता प्राप्त होती है, वे बताती है। कौन? महिमा पांडे। क्या कहती है? इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में मिली पराजय ने मुझे पागल प्लेयर का अवार्ड मिला। इसी अवार्ड ने मुझे बेहतर खेलने के लिए प्रेरित किया और आज मैं यह चैंपियनशिप जीत गई। देखिए, पागल प्लेयर का अवार्ड मतलब मैंने आ गई थी वो वहाँ पर। अब उसे लगा था कि मैं क्या प्लेयर क्या हूँ, पागल हूँ, पागल खिलाड़ी हूँ, ये अवार्ड मुझे मिला है। और तब उसने निश्चित किया था कि मैंने असफल हुई तो क्या हुआ, पहले इसमें मैं फिर से कोशिश करूंगी। और उसने जोरों शोर से प्रैक्टिस की और चैंपियनशिप उन्हें मिली। कौन सी चैंपियनशिप? देखिए, जूनियर चैंपियनशिप टेनिस खेल में। इसलिए यहाँ पर आपने लेना है कि असफलता से हारना नहीं है, असफलता को हराना है हमने। देखिए, हम यहाँ पर फीचर लेखन देखने लगे हैं। वस्तुतः खेल कूद हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। अब वो खिलाड़ी के बारे में लिखने लगे हैं तो वही वर्णन होना चाहिए वहाँ पर। जो माता पिता अपने बच्चों को दिन भर बस पढ़ाई के लिए दबाव डालते रहते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वे अपने बच्चों को खेल कूद के लिए भी प्रेरित करें। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। मैं सिर्फ पढ़कर दिखाने वाली हूँ आपको, ये इस तरह लिखना है। इस युक्ति के अनुसार बच्चे दिन भर खेल कूद कर घर आएंगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। आखिर बच्चे बाल्यावस्था में खेल कूद नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अब
खिलाड़ी है तो उसके विचार में खेल को लेकर ही है। देखिए जो अनुभव है महिमा पांडे को मिला हुई है वही है अनुभव यहाँ पर उसने जिसने भी ये फीचर लिखा हुआ है उससे मुलाकात की हुई है, उससे प्रश्न पूछे हुए है और फिर ये फीचर लेकर लिखा हुआ है। तो उसके विचार यहाँ पर लिखे हुए हैं। बचपन में मम्मी पापा जब भी हमें खेलते देखते तो एक ही बात बोलते, यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा होगा कि आपको टेनिस खिलाड़ी बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली, तो उसका उत्तर देखिए यहाँ पर देखिए। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, माता पिता कहते थे, महिमा पंडित कहती है। लेकिन बड़े होने के बाद हम उन्हें प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी, लॉन टेनिस खिलाड़ियों की तस्वीरें दिखाकर यही कहते थे, देखो ये खिलाड़ी खेलकर ही आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। क्या कीजिए हो? जब बड़े हुए तो हम बड़े बड़े खिलाड़ियों की तस्वीर अपने माता पिता को दिखाते थे, देखिए ये खेल कूद करके यहाँ तक पहुंचे हुए है। उदाहरण लो सचिन तेंदुलकर, खेल कूद करके हुआ है दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी बना हुआ है। देखा जाए तो खेल कूद आज सफल करियर के रूप में सामने आ रहे हैं, जिनमें नाम भी है और काम भी है। कबड्डी भले ही टांग खींचने वाला खेल है, पर आज इस खेल ने भी एशियन खेलों में अपनी जगह बना ली है। खेल चाहे जो हो व्यक्ति को स्फूर्ति प्रदान करता है। मेरी भांजी रिया का कद छोटा था, डॉक्टरों ने उसे बैडमिंटन और बास्केटबॉल खेलने की सलाह दी थी। बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, रग्बी तो है ही, इंडोर गेम्स में शतरंज और टेबल टेनिस भी ऐसे खेल है जिनमें नाम और काम दोनों कमाए जा सकते हैं। आज महिला घर के सारे काम तो करती ही है, साथ ही साथ समाज, राजनीति, चिकित्सा, कृषि, यहाँ तक कि रक्षा क्षेत्र में भी अपनी पहचान निर्माण कर रही है। हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं जिनमें पुरुषों ने ही नहीं आवाज आने लगी है, बल्कि महिलाओं ने भी आरंभिक असफलताओं के बावजूद बिना हिम्मत हारे, बिना निराश हुए खेलों की दुनिया में अपना स्थान बना दिया है। ओलंपिक में बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने वाली रिया बताती है कि स्टेट चैंपियनशिप में हारने पर मुझे लूजर बॉक्सर का खिताब मिला, बस मैंने ठान लिया कि अब तो चैंपियन बनकर ही रहना है और मैं बनी। दूसरा उदाहरण कौन सा? रिया, जो महिमा पांडे की भांजी है, जो बोल रही थी कौन सी इसकी बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीता हुआ है, वो भी उसी तरह एक बार हार चुकी थी, लेकिन बाद में उसने ठान लिया कि अब तो चैंपियन बनकर ही रहना है और वो बनी। खेल कूद अनजाने में ही जीवन के कई नियमों से हमें परिचित करवा देते हैं, जैसे अनुशासन, समय की पाबंदी तथा महत्व, समय सूचकता, मैत्री भावना, टीम वर्क आदि। देखिए सारा दिन किताबों में सिर खपाते या मोबाइल में गेम्स खेलते बच्चों से भी कहना चाहूंगी कि खेल कूद को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, क्योंकि जो ऊर्जा और चुस्ती फुर्ती खेलों से मिलती है वो अच्छे से अच्छे जिम में जाने से भी नहीं मिलती। मोटापा कम करने के साथ अनेक बीमारियों से हमें बचाते हैं ये खेल। इसलिए खेल जगत में भारत का नाम रोशन करने, ओलंपिक एशियाई खेलों में स्वर्ण रजत पदकों की संख्या बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि अन्य देशों की तरह हम भी खेलों को उचित महत्व दें। और इस पर देखिए आपके लिए उदाहरण के तौर पर नमूना एक आपको फीचर लेखन का यहाँ पर दिया है। तो आपको पीछे हमने जो देखा हुआ है, फीचर लेखन के अंग देखे हुए हैं, फीचर लेखन के बिंदु देखे हुए हैं, फीचर लेखन के देखिए सोपान देखे हुए है, चरण देखिए 4 चरणों पर इन्हें लिखना है, उसकी विशेषताएं है, वो सब लेकर ये जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए प्लेयर के अवार्ड ने बना दिया चैंपियन। इस तरह आपको परीक्षा में भी फीचर लेखन लिखना है और आगे चलकर भविष्य में अगर आप हिंदी भाषा में अपना करियर बनाना चाहते हैं, हिंदी भाषा में आपको रोजगार चुनना है और आपने पत्रकारिता का कोर्स किया है, तो फीचर लेखन इस तरह में आपने लिखना आवश्यक होता है। अभी आपके लिए देखिए स्वाध्याय क्या है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम। पाठ पर आधारित प्रश्न है आपको,
आपको पैराग्राफ को इसमें दिया नहीं जाता है व्यवहारिक हिंदी में, आपको पाठ पढ़कर ही परीक्षा में अच्छी तरह आना होता है। फीचर लेखन की विशेषताएं लिखिए जो आखिरी में है। देखिए अंक देखना है आपने 2 है या 1 है, क्योंकि व्याप्ति प्रति पत्रिका का नमूना आया हुआ नहीं है, कितने अंक का ये प्रश्न में पूछा जाएगा। तो तब तक ये मुझे अंक देखना है, उसके अनुसार इसका उत्तर लिखना है। आपने वो विशेषताएं अच्छी तरह आपने याद रखना है। फीचर लेखन के सोपानों को स्पष्ट कीजिए, वो भी दी हुई है, कितने है देखिए। सुपर सोपान देखिए फीचर लेखन के, बोलिए यहाँ पर दी हुई है। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु, व्यक्तिपरक फीचर, सूचनात्मक फीचर, विवरणात्मक फीचर, विश्लेषणात्मक फीचर, साक्षात्कार फीचर, विज्ञापन फीचर। दूसरा है फीचर लेखन करते समय बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डालिए। पूरा पाठ अच्छी तरह पढ़ना है, उस प्रश्न का उत्तर लिखना है। स्वाध्याय लिखो, मेरे नंबर पर डालो आप। व्यवहारिक प्रयोग आपको प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल करना है। कैसे? भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर फीचर लेखन कीजिए, एक है। और दूसरा है देखिए लता मंगेशकर पर फीचर लेखन कीजिए। ये 2 फीचर लेखन मेरे पास है, मैं आपको पढ़कर दिखाऊंगी। पहले फीचर के प्रकार देखिए। समाचार फीचर, कोई समाचार लेते हैं और उस पर फीचर लिखना है। मानवीय रुचि परक फीचर, किसी मनुष्य के रुचि पर फीचर लिख सकते हैं। व्याख्यात्मक फीचर, ऐतिहासिक फीचर, विज्ञान फीचर, खेल कूद फीचर, जैसे अभी देखा हुआ है हमने, एक खेल कूद का है वो। पर्वतोत्सवी फीचर, पर्वत से कहेंगे पर्वतारोहण किया हुआ है, उस पर फीचर बनना, उस पर रहते हैं फीचर, इन पर आते हैं। विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर, व्यक्तिगत फीचर, किसी व्यक्ति को लेकर पर्सनल बातें उस पर फीचर लिखा जाता है। खोज परक फीचर, नई खोज की जाती है, उस पर फीचर लिखा जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित फीचर, जन रुचि के विषयों पर आधारित फीचर, फोटो फीचर, एक फोटो लेते हैं उस पर फीचर लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर आधारित फीचर, मीडिया का क्षेत्र, रेडियो फीचर, रेडियो को लेकर रेडियो में फीचर आप दे सकते हैं। इतने इन्हें प्रकार है। देखिए अभी फीचर कहाँ पर है? देखिए अब समाचार फीचर, समाचार समाचार देते हुए फीचर बनाए होते, भले वो पत्रकारिता के क्षेत्र में, पत्र समाचार पत्रों में या फिर ऑनलाइन स्क्रीन पे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जिसे कहेंगे, उस पर भी ये फीचर दिखाया जाता है। बाकी सभी फीचर दोनों तरफ दिखाई देते हैं। देखिए फोटो, पत्र, जो भी समाचार पत्र है उसकी फोटो देना है, उसकी जानकारी देना है। उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक इस पर टीवी पर भी वैसे फीचर दिए जाते हैं। तो दृश्य श्राव्य माध्यम जो है दोनों पर फीचर लेखन आप कर सकते हैं या प्रस्तुत कर सकते हैं, एंकर बन सकते हैं। इस तरह मीडिया के क्षेत्र में आप अपना करियर अच्छी तरह बना सकते हैं। हजारों काम रहते हैं। देखिए फीचर लेखन ही नहीं है। हिंदी को लेकर, हिंदी भाषा को व्यवहारिक हिंदी से कहा हुआ है। हिंदी भाषा में अपना रोजगार अगर आपको चुनना है तो आपने मीडिया के क्षेत्र में जाना है। कई काम मिलते हैं। देखिए सादा रोजगार है। देखिए 6 महीने, 1 साल, 2 साल की ट्रेनिंग होती है और आपको उसका पैसा शुरू होता है। वह प्रतिष्ठा है, इज्जत है, सब कुछ है। देखिए आप उसमें अपना फ्यूचर देखिए, उसमें बना सकते हैं, करियर बना सकते हैं। इसके जो फीचर है, देखिए इसमें 2 प्रश्न जो है आपके व्यवहारिक प्रयोग के, वो हम देखेंगे। मेरे पास 2 है। देखिए भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर फीचर लेखन कीजिए, ऐसा प्रश्न है आपके लिए। देखिए प्रति पत्रिका जो आएगी आपकी प्रश्न 4 में नहीं आ सकता है, उसका उत्तर किस तरह लिखना है, कैसे फीचर बनाना है। देखिए भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई की संकल्पना है। शुरू में देखिए कैसा परिचय दिया हुआ है। उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। वर्तमान में इस कार्यक्रम की कमान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के हाथों में है।
इसरो की स्थापना 1969 में डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में की गई। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। भारत ने अपने पहले अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत बेहद सीमित संसाधनों के साथ की थी। जब पहले उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया तब शायद ही किसी ने सोचा हो कि भारत का अंतरिक्ष यान किसी दिन मंगल ग्रह के लिए जा सकेगा। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से कई बड़े वैज्ञानिक जुड़े रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में योगदान दे चुके हैं। स्थापना के बाद से ही भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम अच्छी तरह से ऑर्केस्ट्रेटेड किया गया है और इसमें संचार और रिमोट सेंसिंग के लिए उपग्रह, अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली और अनुप्रयोग कार्यक्रम जैसे 3 अलग-अलग तत्व थे। प्राकृतिक संसाधनों और आपदा प्रबंधन सहायता की निगरानी और प्रबंधन के लिए दूरसंचार, टेलीविजन प्रसारण और मौसम संबंधी सेवाओं और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के लिए 2 प्रमुख परिपालन प्रणालियों को भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह स्थापित किया गया है। मतलब पूरी जानकारी देना है आपको। 1960 और 1970 के दशक के दौरान भारत ने भू राजनीतिक और आर्थिक विचारों के कारण अपना स्वयं का लॉन्च वाहन कार्यक्रम प्रारंभ किया। देश ने एक साउंडिंग रॉकेट प्रोग्राम विकसित किया और 1980 के दशक तक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 और अधिक उन्नत सर्वोच्च सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV को परिचालन सहायक बुनियादी ढांचे के साथ पूरा किया। सबसे पहले तुम्बा सुना होगा नाम आपने, रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर के तौर पर चुना गया था। धरती की भूचुंबकीय भूमध्य रेखा तुम्बा से गुजरती है। भारत ने पहला रॉकेट 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया था, यानी मंगलयान से करीब 50 साल पहले। ये एक नाइस अपाचे रॉकेट था। 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया और इस तरह अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया। इसका वजन सिर्फ 360 किलोग्राम था और इसका नाम प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलविद आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था, आर्यभट्ट। भास्कर 1 भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था। इस उपग्रह का कैमरा जो तस्वीर भेजता था उन्हें वन, पानी और सागरों के अध्ययन में इस्तेमाल किया जाता था। चंद्रयान का भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान है। चंद्रयान ने चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की थी। कौन मूर्ख है देखिए, अभी आने लगा है। कौन है वो? जादव सुमित। ठीक है, आगे देखिए, इसरो ने प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी उन्नति के लिए अपनी ऊर्जा को आगे बढ़ाया, जिसके परिणाम स्वरूप PSLV और GSLV प्रौद्योगिकियों का निर्माण हुआ। पिछले 4.5 दशकों में भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम ने एक सुसंगठित आत्मनिर्भर कार्यक्रम के माध्यम से प्रभावशाली प्रगति की है। इस तरह देखिए, आपको फीचर लेकर करना है, थोड़ा ही बड़ा हुआ है। खैर, दूसरा देखिए, लता मंगेशकर का फीचर लेखन कीजिए। अगर ऐसा प्रश्न आ गया, इसमें कोई भी कलाकार आ सकता है, कोई भी महान व्यक्ति आ सकता है। जैसे यहाँ पर हमने 1-2 नाम लिए हुए देखिए, साराभाई और दूसरे APJ अब्दुल कलाम, उनके भी नाम आ सकते हैं। उस पर फीचर लेकर ये लिखना है जानकारी आपको। लता मंगेशकर की देखिए, थोड़ी सी देखिए। भारत रत्न पुरस्कार मिला हुआ है देखिए लता मंगेशकर को। भारत रत्न लता मंगेशकर भारत की अप्रतिम गायिका है। उनकी मधुर आवाज की पूरी दुनिया दीवानी है। पिछले 6-7 दशकों से भारतीय सिनेमा को अपनी आवाज के जादू से सराबोर करने वाली लता का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर के मराठी परिवार में पंडित दीनदयाल के घर में हुआ। लता के पिता रंगमंच कलाकार और गायक भी थे। अतः संगीत लता को विरासत में मिला। लता के जन्म के कुछ दिन
बाद ही इनका परिवार महाराष्ट्र चला गया। लता मंगेशकर ने अपनी संगीत यात्रा का प्रारंभ मराठी फिल्मों से किया, लेकिन पूरा जानकारी इसमें देना है। इन्होंने हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक के उस्ताद अमानत अली खान से क्लासिकल संगीत सीखना शुरू किया। भारत बंटवारे के बाद उस्ताद अमानत अली खान के पाकिस्तान चले जाने के बाद लता ने बड़े गुलाम अली खान, पंडित तुलसीदास शर्मा अथवा तथा उस्ताद अमानत खान देव सल्ले से संगीत सीखा। गुलाम हैदर ने 1948 में लता को मजबूर फिल्मों में पहला ब्रेक दिया, पहली फिल्म। तब से लेकर 1989 तक लता मंगेशकर ने 30,000 से भी अधिक गाने गाए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। देखिए, इस दौर में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का शायद ही कोई ऐसा फिल्म निर्देशक और संगीत निर्देशक होगा जिसके साथ लता जी ने काम न किया हो। लता मंगेशकर अत्यंत शांत स्वभाव और प्रतिभा की धनी है। उन्होंने रागों पर आधारित अनेक गाने गाए, तो दूसरी ओर अल्लाह तेरो नाम और प्रभु तेरे नाम जैसे भजन भी गाए। वहीं 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में देश का सबसे जीवंत गीत ऐ मेरे वतन के लोगों गाया। इस गाने को सुनते समय नेहरू जी की आंखों में आंसू बह निकले थे। लता मंगेशकर भारतीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, भारत रत्न, 3 बार राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, बंगाल फिल्म पत्रकार संगठन अवार्ड, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, अनेक अवार्ड जीत चुकी है। आज पूरी संगीत दुनिया उनके आगे नतमस्तक है। दूसरा है आपने फीचर लेखन करना है। आया समझ में? बोलिए। फीचर लेखन ये पाठ हमने यहाँ पर समाप्त किया है। बोलिए, समझ में आ गया? आवाज आने लगी ना मेरी? हाँ, एक बार और अच्छी तरह पढ़ लो, आप इसका स्वाध्याय तैयार कर लो। इसके आगे का अगले सप्ताह में सोमवार को हमें देखेंगे। अब यहीं पर हमें रुकना है।